हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर मैराथन सीरीज़ में, जहां हम पोएट्स और राइटर्स की लाइफ और उनके वर्क्स को आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ एंड वर्क्स का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको मिलेंगे उनकी फ़िलॉसफ़ी मेजर वर्क की समझ और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटल लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। ठीक, लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये लाइन वर्ड्सवर्थ की पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये खूबसूरत शब्द जो हैं वो वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए कहे थे कि दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। पोयम रेवरी ऑफ द सुजैन तब लिखी गई जब वर्ड्सवर्थ लंदन में रह रहे थे। वर्ड्सवर्थ के एक सच्चे दोस्त और एडमायरर रेस्ली कैलवर्ट ने उनके लिए 900 पाउंड्स की लेगेसी छोड़ी थी। है वर्ड्सवर्थ की सबसे पर्सनल और सेल्फ रिफ्लेक्टिव रचना दी प्रिल्यूड, जिसे उनकी सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ की लाइफ का सबसे ग्लूमी पीरियड 1792 से 1797 का समय है। अपनी पोयम एन इवनिंग वॉक के बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, इसमें एक भी इमेज ऐसी नहीं है जो मैंने खुद देखी या महसूस नहीं की हो। आज भी 73 की उम्र में मुझे वो जगह जो है और पल याद हैं। वर्ड्सवर्थ की पोयम गिल्ट एंड सारो का उद्देश्य था वार और लॉज की क्रूएलिटी को दिखाना और यह समझना कि एक कॉमन पीपल की लाइफ कैसे वर्स्ट और रुइंड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, किससे? वॉर से। गिल्ट एंड सारो में एक इनोसेंट औरत की दुखद कहानी है और एक ऐसा आदमी जो गलतियों से अपराधी बना लेकिन अच्छा इंसान था और जिसकी लाइफ फांसी पर ख़त्म होती है। वर्ड्सवर्थ की राइटिंग जर्नी का सबसे शानदार और रचनात्मक दशक था 1797 से 1807 तक, जिसे हम उनकी ग्लोरियस डिकेड कहते हैं। वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी कैरियर का डिक्लाइन 1807 के बाद से शुरू माना जाता है। वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी कैरियर का डिक्लाइन 1807 से के बाद माना जाता है। ठीक, पोयम ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को प्रॉफिट, सीर और फिलोसोफर की तरह डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, पोएम ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को एक प्रोफेट, एक सीर और एक फिलोसोफर की तरह डिस्क्राइब करते हैं। वॉल्टर रिले ने कहा था, वर्ड्सवर्थ को चाइल्डहुड की ग्रेटनेस प्लेटो की फिलॉसफी से नहीं। ठीक, वॉल्टर रिले ने कहा था कि वर्ड्सवर्थ को चाइल्डहुड की ग्रेटनेस और प्लेटो की फिलॉसफी से नहीं, बल्कि नेचर और लाइफ को खुले दिल से देखकर समझ में आई है और यही बात उन्होंने पोएम ऑड इंटीमेशन ऑफ
इमॉर्टलिटी के बारे में कही है। नेचर के प्रति वर्ड्सवर्थ के प्यार के तीसरी स्टेज में नेचर उनके लिए बन गई थी। ठीक, नेचर के प्रति वर्ड्सवर्थ के प्यार के तीसरी स्टेज में नेचर जो है उनके लिए बन गई थी। एक नर्स, एक गाइड और दिल की सच्ची गार्डियन। ठीक, इसको लोग अपने देशज लहजे में गार्जियन भी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात की जाए, जिसको लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, गार्जियन वर्ड ही नहीं है, वो कहना होता है उनका। वर्ड्सवर्थ की पैनिथेस्टिक थिंकिंग, मतलब भगवान हर चीज में है, को सबसे अच्छे से दिखाती है उनकी पोएम टिंटन एबे में। पोएम मिशेल के बारे में मैथ्यू एर्नोल्ट ने कहा था, ऐसा लगता है जैसे खुद नेचर ने वर्ड्सवर्थ के हाथ से पेन ले लिया हो और अपनी ही आवाज में यह पोयम लिखी हो। ठीक, पोयम मिशेल में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो हैं मिशेल, उसकी वाइफ इजाबेल और उनका बेटा ल्यूक। उसकी वाइफ जो थी मिशेल की, इजाबेल, और उनका बेटा ल्यूक। ये पोयम सेट है ग्रेसमैर वैली के एक सुंदर हिस्से ग्रीन हेड गिल में। वर्ड्सवर्थ के पिता जेम्स लॉदर फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्शडले के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे। मैथ्यू एर्नोल्ड का मानना था कि पोयम लूसी ग्रे एक ब्यूटीफुल सक्सेस है, क्योंकि इसमें नेचर के स्पिरिचुअल और इनविजिबल साइड को फील कराया गया है। वही पोयम द सेलर्स मदर उन्हें कमज़ोर लगी, क्योंकि उसमें वह गहराई नहीं थी। वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही भावुक पोयम है, जिसमें एक एडल्ट नरेटर और एक छोटी सी गांव की लड़की के बीच बातचीत होती है। वो लड़की अपने भाई बहनों की संख्या बताती है, और इसमें ट्विस्ट ये है कि दो भाई बहन अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपना हिस्सा मानती है। और ये पोएम जो है वी आर सेवन है, जो दिखाती है कि बच्चों की मासूम सोच डेथ को कैसे देखती है। वर्ड्सवर्थ की एक पोएम में कहा गया है कि बुक्स सिर्फ सूखे पत्तों की तरह है, जो बस खाली नॉलेज देती हैं। असली टीचर तो नेचर है, जो इंसानियत, अच्छाई बुराई के बारे में ज़्यादा गहराई से सिखा सकती है। ये बातें हमें मिलती है द पोएम द टेबल्स टर्न्ड में। पोएम द टेबल्स टर्न्ड में वर्ड्सवर्थ ने जब लिरिकल ब्लाड्स का प्रीफेस लिखा, तो वह असल में रोमांटिक मूवमेंट का एक मैनिफेस्टो बन गया। उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बातें रखी हैं। वो बड़ी बातें क्या हैं? कविता का सबसे अच्छा विषय जो होता है वह ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइफ सामान्य जीवन। भाषा होनी चाहिए कॉमन आदमी की तरह, सरल और रोज़मर्रा की। कविता में फीलिंग्स की अभिव्यक्ति जो है एक्शंस और प्लॉट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, मतलब पोएम्स की फीलिंग्स की जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक्शन और प्लॉट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। एक पोएम में स्पीकर रात को अपनी प्यारी लूसी से मिलने उसके कॉटेज की तरफ जाता है। वो उसे डिस्क्राइब करता है फ्रेश एज अ रोज़ इन अ जून।
इस पोएम का नाम स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैशंस हैव आई नोन। वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम्स की पूरी सीरीज तब लिखी जब वो अपनी ड्रॉथी के साथ हैम्बर्ग जर्मनी में थे। ड्रॉथी उनकी सिस्टर्स थी। अक्टूबर 1798 से अप्रैल 1801 के बीच। लूसी पोएम्स में से एक पोएम ऐसी है जिसमें लूसी का नाम सीधा मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस सीरीज का हिस्सा है। उस पोएम का नाम था अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। और इसी पोएम को एस टी कॉलरिज ने कहा था एक सबलाइम एपिटफ, यानी एक गहरी सुंदर श्रद्धांजलि दी। पोएम का नाम फिर से ये था कि स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस और खूबसूरत पोएम है जिसमें वो कहते हैं 10,000 saw I at a glance, tossing their heads sprightly dance. A poet could not be but gay in such a jocund company. ये लाइंस हैं पोएम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड से, जहाँ वो डैफोडिल्स की खूबसूरती और अपनी खुशी शेयर करते हैं। वर्ड्सवर्थ की शॉर्ट और डीप फीलिंग वाली जो पोएम माई हार्ट लीप्स अप को एक और नाम से जाना जाता है। वह क्या है? द रैम्बो। द रैम्बो पोएम्स को और किस नाम से जाना जाता है? माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप को द रैम्बो के नाम से। ठीक, इसी पोएम द रैम्बो से आखिरी 3 लाइन्स को वर्ड्सवर्थ ने अपनी दूसरी फेमस पोएम ऑड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी के स्टार्टिंग में एपिग्राफ की तरह यूज किया है। इसी पोएम की एक लाइन द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन बहुत ही मशहूर है, जो यह कहती है कि बच्चे के स्वभाव में ही बड़े इंसान की जड़ें होती हैं। ठीक, विलियम ब्लेक को वर्ड्सवर्थ की तरह इस पोएम में यूज हुआ फ्रेज नेचुरल पिटी पसंद नहीं आया था। ब्लेक का मानना था कि इंसान बाय नेचर पवित्र नहीं बल्कि इम्पायस होता है, इसलिए ये फ्रेज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वर्ड्सवर्थ की एक और खास रचना है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, September 3, 1802। ये एक पेट्रोचन सोनेट है जिसमें वो लंदन और थेम्स रिवर की सुबह की शांत सुंदरता को डिस्क्राइब करते हैं। वर्ड्सवर्थ की एक लेसर नोन राइटिंग है अ गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक्स, जो कि एक तरह की ट्रैवलर गाइड बुक है थी इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सॉल्दे और एस टी कॉलरिज को अक्सर लेक पोएट्स कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों कवि इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और वहीं की खूबसूरत वादियों, झीलों और लोग उनकी पोइट्री को में ब्रीद करते थे। इस जगह का प्राकृतिक सौंदर्य जो था, वो नेचुरल ब्यूटी जो थी, वो सिर्फ बैकड्रॉप नहीं बल्कि उनकी रचनाओं का कोर हिस्सा बन गया। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी नरेटिव कविता 1807-8 के आसपास लिखी गई थी? राइजिंग ऑफ द नॉर्थ 1569 की घटना पर आधारित थी। द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन, प्रकाशन वर्ष था 1815। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी नरेटिव कविता 1807 से 1808 के आसपास लिखी गई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ। वो थी राइजिंग ऑफ द नॉर्थ 1569, द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन।
वर्ड्सवर्थ की कविता पीटर बेल, जो आखिरकार अप्रैल 1819 में प्रकाशित हुई, उन्होंने किस दोस्त को डेडिकेट किया था? रॉबर्ट साउदे, उनके लिटरेरी साथी और अच्छे मित्र। वर्ड्सवर्थ की किस कविता की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो दिल का कठोर होता है, जिस पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता और जो जीवन यापन के लिए एक हॉकर पॉटर का काम करता है? यह पीटर बेल अ टेल इन अ वर्स, इसमें दिखाया गया है कैसे प्रकृति एक कठोर हृदय को भी बदल सकती है। वर्ड्सवर्थ की राइटिंग्स पर किन विचारकों का गहरा प्रभाव पड़ा था? एस टी कॉलरिज, विलियम गॉडविन, जीन जैकेस रूसो, इमैनुअल कैंट। वर्ड्सवर्थ की किन रचनाओं में विलियम गॉडविन के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? गिल्ट एंड सारो, द बॉर्डरर्स। वर्ड्सवर्थ की किस रचना की कहानी को क्रिटिक्स ने मॉर्बिड, इम्पॉसिबल हॉरर्स से भरी हुई बताया है? दी बॉर्डरर्स एक डार्क फिलोसफिकल ट्रेजेडी मानी जाती है। वर्ड्सवर्थ ने अपने किस मित्र को लिखा था, हर महान कवि एक शिक्षक होता है और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी एक शिक्षक की तरह समझा जाए, वरना कुछ नहीं। सर जॉर्ज बेमॉन्ट। प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने लिखा, पोइट्री एक ऐसी स्पॉन्टेनियस फीलिंग का ओवरफ्लो है जो शांत मन से याद की गई इमोशंस से जन्म लेती है। जब हम उन इमोशंस पर बार बार मनन या डीप थिंकिंग करते हैं तो एक नई इमोशंस जन्म लेती है जो उस पुरानी इमोशन से मिलती जुलती है, और फिर वही इमोशंस हमारे मन में सचमुच अस्तित्व में आ जाती हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री लिखने का मकसद क्या बताया? उनका उद्देश्य था दुखी मन को सांत्वना देना, खुशियों में और उजाला भरना, युवाओं और हर उम्र के सजग मनुष्यों को देखना, सोचना, महसूस करना, सिखाना, ताकि वे और अधिक नैतिक और सक्रिय बन सकें। वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक सच्चे कवि का क्या काम है? कवि का काम है इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जमे हुए परत को तोड़ना, आदत के पर्दे को हटाना और कठोर दिलों को कोमल बनाना। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के भाषा को लेकर क्या विचार रखा? मैं जिस तरह की पोइट्री की बात कर रहा हूँ, वो एक ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो आम लोगों द्वारा बोली जाती है। मतलब सीधी, सच्ची और दिल से निकली हुई भाषा। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट कौन होता है? पोएट एक ऐसा इंसान है जो आम लोगों से बात करता है, लेकिन उसका मनोविज्ञान का ज्ञान और उसका भावनात्मक इमोशनल संसार साधारण लोगों से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को किस तरह की राइटिंग बताया है? उन्होंने कहा है, पोइट्री सभी राइटिंग्स में सबसे ज़्यादा फिलॉसफिकल होती है। इसका लक्ष्य ट्रुथ होता है, लेकिन ट्रुथ जो यूनिवर्सल हो, एक्सटर्नल प्रूफ पर नहीं टिका हो, बल्कि इमोशंस के जरिए डायरेक्टली दिल तक पहुँचे। ये पोइट्री मानव और प्रकृति की सच्ची छवि होती है। प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को किस तरह से परिभाषित किया है? उन्होंने लिखा,
पोएट्री हर ज्ञान की आत्मा और रिफाइंड स्पिरिट है। ये वही पैसिनेट अभिव्यक्ति है जो साइंस के चेहरे पर भी दिखाई देती है। ठीक। प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को किस तरह डिफाइन किया है? उन्होंने लिखा है, पोएट्री जो है हर ज्ञान की सोल और रिफाइंड स्पिरिट है। ये वही पैसिनेट अभिव्यक्ति है जो साइंस के चेहरे पर दिखाई देती है। प्रोज और मैट्रिकल कंपोजिशन की भाषा में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता। यह कोट कहाँ से लिया गया है? द प्रीफेस टू द लिरिकल ब्लाड्स 1800। कोट क्या था? प्रोज मैट्रिकल कंपोजिशन की भाषा में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता है। वर्ड्सवर्थ ने पोएट और साइंटिस्ट के नॉलेज के बीच क्या अंतर बताया? उन्होंने कहा, पोएट और साइंटिस्ट दोनों का ज्ञान सुख देता है, ठीक, प्लेजर देता है, लेकिन पोएट का ज्ञान हमारी जिंदगी का जो है जरूरी हिस्सा बन जाता है, जैसे एक प्राकृतिक और जन्मसिद्ध संपत्ति हो। जबकि साइंटिस्ट का ज्ञान जो है व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत कमाई होती है, जो धीरे धीरे मिलती है और दूसरों से हमारी भावनात्मक जुड़ाव बनाती है। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोइट्री केवल क्लासिकल रूल्स को फॉलो करके नहीं लिखी जा सकती। उन्हें पोइट्री पोएट की सोल और स्वाभाविक रूप से बिना किसी मजबूरी के बहती है। ठीक। उन्होंने कहा कि पोइट्री जो है पोएट की सोल से स्वाभाविक रूप से और बिना किसी मजबूरी के बहती है। वर्ड्सवर्थ की पोइटिक थियरी के अनुसार पोइट्री के कंपोजिशन प्रोसेस में कितने चरण होते हैं? वर्ड्सवर्थ के पोइटिक थियरी के अनुसार पोइट्री के कंपोजिशन में 4 चरण होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। और वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री लिखने की प्रक्रिया के 4 स्टेजेस कौन से हैं? स्टेज फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना और महसूस करना। रिकलेक्शंस, सेकेंड स्टेज, उस अनुभव को शांत मन से याद करना। थर्ड स्टेज, फिल्टरिंग, इमोशंस को भीतर से छानना और रिफाइन करना। स्टेज 4, अंत में कंपोजिशन, अंत में कविता के रूप में अभिव्यक्त करना। वर्ड्सवर्थ का नैतिकता और कविता के संबंध में क्या मानना था? जो कविता नैतिक मूल्यों से विद्रोह करती है वह दरअसल जीवन से विद्रोह करती है, और जो कविता नैतिकता के प्रति उदासीन है वह खुद जीवन के प्रति उदासीन हो जाती है। वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन क्या है? उनके अनुसार इमेजिनेशन सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक पावरफुल शक्ति है जो चीज़ों को जोड़ती है और नए क्रिएटिव रूप प्रस्तुत करती है। वर्ड्सवर्थ के हिसाब से कविता के लिए सबसे उपयुक्त विषय क्या होने चाहिए? सिंपल एवरीडे लाइफ की सिचुएशन, खासकर ग्रामीण और साधारण लोगों की जिंदगी। ठीक। वर्ड्सवर्थ के हिसाब से कविता के लिए सबसे उपयुक्त विषय क्या होना चाहिए? सिंपल एवरीडे लाइफ की सिचुएशंस, खासकर ग्रामीण और साधारण लोगों की जिंदगी। वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण लोगों को पोएट्री के लिए सब्जेक्ट क्यों माना? क्योंकि वे प्रकृति के करीब रहते हैं और उनके अंदर
दिखावे या बनावट नहीं होती, वे प्राकृतिक, सच्चे और सरल होते हैं। वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री के लिए किस भाषा को सबसे उपयुक्त बताया? ऐसी भाषा जो आम लोग बोलते हैं, सरल, सहज और दिल से निकली हुई भाषा। डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी। यह कोट किसने दिया था? जॉन ड्राइडन ने। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? रीडर के मन को अपलिफ्ट करना, यानी उसे और ऊंचा, नोबल और रिफाइंड बनाना। The end of writing is to enable the reader better to enjoy life or to endure it. The end of writing is to enable the reader better to enjoy life or to endure it. डॉक्टर जॉनसन का यह विचार था। ठीक। वर्ड्सवर्थ की कविताओं का पहला आलोचक खुद वर्ड्सवर्थ ही है। यह कोट किसने कहा? यह मिस्टर एमएच अब्राम्स ने कहा। वर्ड्सवर्थ एकमात्र ऐसे पोएट लॉरिएट क्यों थे जिन्होंने कोई ऑफिशियल पोयम नहीं लिखी? क्योंकि उस समय वे उम्र दराज हो चुके थे और एक्टिव राइटिंग नहीं कर पा रहे थे। कौन सा साहित्यिक आंदोलन ग्रीमैन स्टर्म एंड ड्रैंग मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जिसमें भावनाओं और अंतर्ज्ञान को रीजन के ऊपर रखा गया? यह था रोमांटिक मूवमेंट। जीना रोमांटिसिज्म के प्रमुख नाम कौन कौन थे? कार्ल विल्हेम फ्रेडरिक शेगल, ऑगस्ट सेगल स्लेगल। वर्ड्सवर्थ ने अपने फेमस लिरिकल ब्लाड्स में प्रीफेस कब जोड़ा था? साल 1800 में। किसने कहा था प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज में असल में कोई खास फर्क नहीं होता? ये ओपिनियन था वर्ड्सवर्थ का। उन्होंने कहा कि दोनों का बेस ह्यूमन इमोशंस और कॉमन स्पीच ही होना चाहिए। शैली ने वर्ड्सवर्थ को किस नाम से तंज कसा था? ही कॉल्ड हिम मोरल यूनक, यानी एक नैतिक रूप से शक्तिहीन। ठीक। किसने वर्ड्सवर्थ पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी ही कविता की थ्योरी को फॉलो नहीं किया? टीएस इलियट ने। उन्होंने वर्ड्सवर्थ की थियरी और प्रैक्टिस के बीच का अंतर पॉइंट आउट किया। वर्ड्सवर्थ ने 1802 वाली प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में ग्रे की किस सोनेट का एनालिसिस किया था? ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। लिरिकल ब्लाड्स को इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स अमेरिका में मिला। अमेरिका में इसकी पहली एडिशन कब पब्लिश हुई? 1802 में। ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में किस पोयम में लिखा? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ अ सिल्वर
he left us just for a reband to stick in his coat. द लॉस्ट लीडर में। ठीक। ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में किस पोयम में लिखा? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ अ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर अ रीबाइंड टू स्टिक इन हिज कोट। द लॉस्ट लीडर। वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया कि कविता सच्चाई की नींव पर भी राजसी ऊंचाई पा सकती है, कहाँ से मिला? रॉबर्ट बर्न से। रोमांटिसिज्म ना तो सब्जेक्ट के चुनाव में है, ना ही ट्रुथ की एक्सटेंसेस में, बल्कि फीलिंग्स की तरह है। ये कोट किसका है? कोट है चार्ल्स बाउडलेरी का। रोमांटिसिज्म ना तो सब्जेक्ट के चुनाव में है और ना ही ट्रुथ एग्जैक्टनेस में, बल्कि भावना की तरह है। ये कोट किसका था? यह कोट चार्ल्स बाउडलेरी का है। जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को किस नाम से डिस्क्राइब किया था? द इगोटिस्टिकल सबलाइम, यानी आत्म केंद्रित लेकिन महान। जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को क्या डिस्क्राइब किया था? तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था द इगोटिस्टिकल सबलाइम। जब लिरिकल ब्लाड्स पहली बार छपी तो उसमें वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स थी और कॉलरिज की कितनी? वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स थी और कॉलरिज की 4 पोएम्स। किसने कहा था पोएट एक ऐसा इंसान है जो दूसरे इंसान से डायरेक्टली बात करता है? ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ को किसने नेचर का हाई प्रीस्ट कहा है? डिक्वेंसी ने विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर का हाई प्रीस्ट कहा है। वर्ड्सवर्थ किस थिंकर के इस बिलीफ से सहमत थे कि इंसान मूल रूप से अच्छा होता है लेकिन सोसाइटी उसे करप्ट बना देती है? जीन जैकेस रूसो के विचारों से। ठीक। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक सच्चा पोएट वो होता है जिसमें यूजुअल से ज़्यादा क्वालिटी होती है। ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी यानी इमोशंस को गहराई से महसूस करने की एबिलिटी होती है। ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी होती है यानी इमोशंस को गहराई से महसूस करने की एबिलिटी होती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की शुरुआत कहाँ से होती है? पोएट के अंदर की इमोशंस और फीलिंग से। वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री के जन्म के लिए कितने कारण बताए? टोटल 6 कॉजेज बताया। किसने वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहकर सम्मानित किया था? जॉन कैबले ने। किसने अपनी ही पोएम्स को एक्सपेरिमेंटल कहा? वर्ड्सवर्थ ने खुद अपनी पोएम्स के बारे में ये कहा था। वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्स ट्रेजेडी वर्क को थॉमस हैरिस कोवेंट गार्डन थिएटर मैनेजर जो थे ने रिजेक्ट कर दिया था? दी बॉर्डर्स। 22 साल की उम्र में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एक अजीबोगरीब ट्रैवलर से हुई थी जिसने बाद में
मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी पर एक बुक पब्लिश की। द एपोक्लिप्स ऑफ नेचर 1791। वो ट्रेवलर कौन था? जॉन वॉकिंग स्टेवर्ट था। जॉन वॉकिंग स्टेवर्ट था। वर्ड्सवर्थ कीन कीन महान विचारकों और राइटर से डीपली इन्फ्लुएंस था। वर्ड्सवर्थ किन किन महान विचारकों और राइटरों से डीपली इन्फ्लुएंस्ड था? एस टी कॉलरिज से, विलियम गॉडविन से, जीन जैकेस रूसो से, इमैनुअल कैंट से। वर्ड्सवर्थ की कौन सी वर्क्स में विलियम गॉडविन का इन्फ्लुएंस दिखता है? गिल्ट एंड सारो, द बॉर्डरर्स में। वर्ड्सवर्थ की कौन सी वर्क्स में विलियम गॉडविन का इन्फ्लुएंस दिखता है? गिल्ट एंड सारो में, दी बॉर्डरर्स में। वर्ड्सवर्थ ने अपने दोस्तों को लिखा था, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। ये किसको लिखा था? ये लिखा था सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट को। किसने अपनी प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में कहा, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in a tranquility. The emotion is contemplated till by a species of reaction. The tranquility gradually disappears, and an emotion kinder to that which was before the subject of contemplations is gradually produced and does itself actually exist in the mind। विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने पोइट्री लिखने का अपना उद्देश्य बताया? टू कंसोल द afflicted, to add sunshine to daylight by making the happy happier, to teach the young and the gracious of every age to see, to think, and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous। विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने पोइट्री लिखने का अपना उद्देश्य बताया? टू कंसोल द एफिलिक्टेड, टू ऐड सनशाइन टू daylight by making the happy happier, to teach the young and the gracious of every age to see, to think, and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous। विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने कहा कि पोएट का काम है टू ब्रेक थ्रू दिस क्रस्ट ऑफ अ कस्टम, remove this film of familiarity, and soften these 100 hearts?
विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा पोएट्री एज I am recommending is as far as is possible a selection of the language really spoken by men। विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में Poetry as I am recommending is as far as is possible a selection of the language really spoken by men। William Wordsworth in a preface। किसने लिखा? Poet is a man speaking to men, a man who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind। विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। स्टेटमेंट क्या था? पोएट इज a man speaking to man, a man who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind। William Wordsworth in a preface। किसने अपनी प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में लिखा पोइट्री इज द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग। इसका मेन मकसद ट्रुथ है जो इंडिविजुअल या लोकल नहीं बल्कि जनरल और ऑपरेटिव होता है। एक्सटर्नल टेस्टिमनी पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पैशन के जरिए दिल तक पहुंचता है। ये ट्रुथ अपने आप में टेस्टिमनी है जो ट्रिब्यूनल को स्ट्रेंथ और डिवाइनिटी देता है जिससे ये अपील करता है और वही ट्रिब्यूनल इसे स्वीकार करता है। पोएट्री है इंसान और नेचर की एक झलक। विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने अपनी प्रीफेस टू लिरिकल ब्लाड्स में लिखा पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग। इसका मेन मकसद ट्रुथ है जो इंडिविजुअल या लोकल नहीं बल्कि जनरल और ऑपरेटिव होता है। ये एक्सटर्नल टेस्टमनी पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पैशन के जरिए दिल तक पहुंचता है। ये ट्रुथ अपने आप में टेस्टिमनी है जो ट्रिब्यूनल को स्ट्रेंथ और डिवाइनिटी देता है जिससे ये अपील करता है और वही ट्रिब्यूनल इसे स्वीकार करता है। पोइट्री है इंसान और नेचर की एक झलक। विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने कहा पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये वो पैसिनेट एक्सप्रेशंस हैं जो हर साइंस के चेहरे पर नजर आती है। विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने कहा पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये वो पैसिनेट एक्सप्रेशंस हैं जो हर साइंस के चेहरे पर नजर आती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कोट There neither is nor can be any essential differences between the language of a prose and metrical composition कहाँ से लिया गया है? The preface to the lyrical blood से 1800। किसने लिखा The knowledge both of the poet and the man of a science is a pleasure। लेकिन एक नॉलेज हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है और नेचुरल इनहेरिटेंस होती है।
जबकि दूसरी एक पर्सनल और स्लो अक्वायर्ड चीज़ें हैं जो हम अपने फेलो बीइंग्स के साथ डायरेक्ट सिंपैथी से जुड़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ। द नॉलेज both of the poet and the man of साइंस इज़ अ प्लेजर। लेकिन एक नॉलेज हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है और नेचुरल इनहेरिटेंस होती है, जबकि दूसरी एक पर्सनल और स्लो अक्वायर्ड चीज़ें हैं जो हम अपने फेलो बींग्स के साथ डायरेक्ट सिंपैथी से जोड़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने अपनी राइटर की शुरुआत की थी, सॉरी अपनी राइटिंग की 1787 में, जब उन्होंने अपनी पहली सोनेट द यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश की। वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड कब शुरू किया? अपनी जिंदगी भर इस पर काम करते हुए। ठीक, वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड जो है कब शुरू किया था? जिंदगी भर इस पर काम करते रहे। 1798 में, जब उनकी उम्र जो है 28 ईयर्स की थी, तब उन्होंने इसको शुरू किया था। 1798। वर्ड्सवर्थ ने ओरिजिनली रिक्लूज किसके साथ मिलकर लिखने का प्लान किया था? उनका एम क्या था? सैमुअल टायलर कॉलरिज के साथ। वर्ड्सवर्थ ने ओरिजिनली रिक्लूज किसके साथ मिलकर लिखने का प्लान किया था? उनका एम क्या था? सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ, और उनका गोल था जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से बेहतर लिखना। ठीक, उनका बस ये विश थी, मतलब मिल्टन को ऐसा नहीं कि वो नीचे दिखाना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ ने 1850 के वर्जन ऑफ प्रिल्यूड के इंट्रोडक्शन में बताया कि ओरिजिनल आइडिया उनके डियर फ्रेंड से इंस्पायर्ड था, जिसका मकसद था एक फिलोसफिकल पोयम लिखना जिसमें मैन, नेचर और सोसाइटी की व्यूज़ हों। इस कविता का नाम था द रिक्लूज, जिसमें मुख्य फोकस था एक पोएट कि वो सेंसाइटेशंस और ओपिनियंस जो रिटायरमेंट में फील करता है, उनके डियर फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज। किसने वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा? जॉन कैबले ने। नीचे दिए गए फिक्शन वर्क्स में वर्ड्सवर्थ एक कैरेक्टर के रूप में कहाँ-कहाँ दिखे? विलियम किनसॉल्विन की मिस्टर क्रिश्चियन में 1996, जैस्पर एफ्रोफोर्डी के द एरी अफेयर में, वॉलमैक डैर्मिट की द क्रेव टैटू 2006 में, शिवलिम की द वर्डस्मिथ एट ग्रासमेयर में 2008 में। इन सभी किताबों में वर्ड्सवर्थ एक कैरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। वर्ड्सवर्थ की कौन सी सोनेट को उस समय के डिकैडेंट मटेरियल साइनिज्म के रूप में माना जाता है? वर्ड्सवर्थ की कौन सी सोनेट को उस समय के डिकैडेंट मटेरियल साइनिज्म के रूप में जाना जाता है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस को डिकैडेंट मटेरियल साइनिज्म के सोनेट के रूप में जाना जाता है। कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ को मॉडर्न क्रिटिक्स ने ग्रेटेस्ट ऑड और इम्पैशन्ड सबलिमिटी वाला काम माना है? ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। किसने 1933 में द लॉस्ट लीडर अ स्टडी ऑफ वर्ड्सवर्थ नामक किताब लिखी? ह्यूग एलेंसन फॉयसेट। ह्यूग
एलनसॉन फॉयसेट। किस लेखक ने 2008 में द लॉस्ट लीडर नामक पोएट्री कलेक्शन लिखी जिसे फॉरवर्ड प्राइज फॉर बेस्ट कलेक्शन मिला और 2009 के इंटरनेशनल ग्रिफिन पोएट्री प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुआ? माइकल ओग्लियो इमला। किसने वर्ड्सवर्थ पर पैरोडी लिखी थी? पीटर बेल द थर्ड में उसने लिखा था कि वर्ड्सवर्थ का माइंड ऐसा था जो सिमुलेटेनियसली था भाई। सरकमफ्रेंसेस और सेंटर, हर वो चीज जो वह सोच सकता था या महसूस कर सकता था उसका हिस्सा थी। कुछ बाहर नहीं जाता था लेकिन कुछ न कुछ अंदर आता रहता था। उसकी इमेजिनेशंस उतनी ही बड़ी थी जितनी कि एक पिंट पॉट की। ये लाइंस हैं पीबी शैली की। पीबी शैली। वर्ड्सवर्थ की कौन सी रचना में तीन मुख्य कैरेक्टर्स हैं? वॉन्डरर सॉलिटरी जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की होप्स और माइजरीज देखी हैं, और पास्टर जो पोयम के आखिरी तीसरे भाग को डोमिनेट करता है। दी एक्सकर्सन 1814 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी रचना में तीन मुख्य कैरेक्टर्स हैं? वॉन्डरर सॉलिटरी जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशंस की होप्स और माइजरीज देखी, और पॉस्टर जो पोएम के आखिरी तीसरे भाग को डोमिनेट करता है। दी एक्सकर्सन 1814। तो आज का सेशन जो था बस यहीं तक। विलियम वर्ड्सवर्थ पर हमारा मैराथन का ये जो पार्ट 2 था, अगर आपको पसंद आया हो तो और लोगों तक शेयर करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, थैंक यू। स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग।